मेरी 17 साल की बेटी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की तो एक ही जिद लगाई कि शहर जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती कि आजकल जमाना बहुत खराब है और घर से बाहर तू कभी नहीं निकली सिवाय स्कूल और कॉलेज जाने के। तू इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहेगी। लेकिन इकलौती बेटी होने के नाते मुझे उसकी हर जिद प्यारी थी और मैंने ठान लिया कि अब बेटी को डॉक्टर बनाना है। मैंने अपने पति से उस बारे में बात की तो मेरे पति ने भी बिना झिझक इजाजत दे दी। मेरी बेटी बहुत खुश थी। अब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाएगी, वहां पढ़ेगी और ख्वाबों को पूरा करेगी। हमने शहर की यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाया और उसे हॉस्टल भेज दिया। मेरे दिल में 100 तरह के सवाल थे, लेकिन फिर भी दिल खट्टा करके उसे भेज ही दिया। पैसा भी बहुत लगा, अभी तो आगे और ज्यादा लगना था। मैं घर में काफी परेशान रहने लगी। अपनी बेटी को लेकर मेरे दिल में धक्का सा लगा रहता कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और फिर एक दिन रात के वक्त मेरी बेटी का फोन आया तो वो बहुत रो रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई और रोते रोते बस वो एक ही बात की रट लगाई हुई थी कि उसे अब हॉस्टल में नहीं रहना, उसे घर वापस जाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा पति भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और मेरी बेटी की हिचकियां भी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दी कि मैं उसे लेने के लिए आ रही हूं, बस वो एक बार चुप हो जाए और बताइए कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और बस इतना ही कहा कि उसे हॉस्टल नहीं रहना। मैं बहुत हैरान परेशान थी कि आखिर 2 महीने में ऐसा क्या हो गया है जो मेरी बेटी हॉस्टल में इस कदर परेशान हो गई है और वापस आने की जिद कर रही है। मेरे पति काम से वापस लौटे तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो भी परेशान हो गए। उनके गांव से उस समय शहर जाने वाली कोई भी गाड़ी नहीं थी। मैंने अपनी बेटी को दोबारा फोन किया और उससे कहा कि हम तुम्हें अभी लेने आ जाते हैं या फिर सुबह। तो उसने अपनी हिचकियां दबाते हुए कहा कि आप लोग मुझे सुबह आकर ले जाना। और अगली सुबह हम दोनों पति पत्नी बेटी के हॉस्टल के लिए निकल पड़े। वहां जाकर हमने देखा कि हमारी बेटी की हालत बहुत खराब थी। उसे बहुत तेज बुखार था और उस समय वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं उसके करीब बैठी और उसका कंधा हिलाया और उसको पुकारा तो मेरी आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली और मुझे देखते ही मेरे गले से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत देखकर मैं और ज्यादा परेशान हो गई। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ तो हुआ है। मैंने अपनी बेटी को मोहब्बत से पुचकारते हुए कहा कि मेरी बेटी, क्या हुआ है तुम्हें। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, लेकिन अपनी जबान से एक शब्द भी नहीं निकाला। मैंने उससे बहुत जिद की, लेकिन बस उसने मुझे इतना ही कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, मुझे वापस घर जाना है। मेरा आप लोगों के बगैर यहाँ दिल नहीं लगता। ये बात बहुत अजीब थी कि 4 महीने हॉस्टल में रहने के बाद मेरी बेटी कह रही थी कि उसका हॉस्टल में दिल नहीं लगता। मैंने अपने पति को कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बच्ची है, बस हॉस्टल में रहते हुए थोड़ा घबरा गई है, कुछ दिन के लिए हम इसे घर ले जाते हैं। हॉस्टल प्रिंसिपल से बात करने के बाद हम लोग अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले आए। घर आने के बाद भी उसकी हालत संवरी नहीं, बल्कि और भी बिगड़ती चली गई। उसको बहुत बुखार था और वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कहीं से भी उसे आराम नहीं मिल रहा था। कम से कम 10 दिनों के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो हम दोनों पति पत्नी के दिल को भी चैन आया। मेरी बेटी बहुत हंसमुख थी, लेकिन जब से वो बीमार हुई थी हर समय अपने कमरे की लाइट बंद करके अंदर ही पड़ी रहती। आज मैं उसे कमरे से बाहर लेकर आई और धूप में बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक तो मेरे साथ बैठी रही, लेकिन उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की। पहले तो वो सारा दिन मुझसे बातें करते हुए थकती न थी और अब इस कदर खामोश हो गई थी। अब तो मुझे भी जानना था कि आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ है जिसने मेरी चांद सी बेटी को इस कदर मुरझा दिया है। कुछ दिनों तक उसकी हालत बहुत बेहतर हो गई और वो बिल्कुल ठीक होकर पहले जैसी हो गई। उसको सेहतमंद देखकर हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए।
हमारी खुशी की कोई इंतहा ना रही, लेकिन मुझे उसकी पढ़ाई का भी बहुत दुख हो रहा था। उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन उसकी पढ़ाई उसकी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो मैंने उससे कहा कि बेटा, अब तुम्हें यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हुई और मुझे उसकी परेशानी समझ में ना आई। कुछ देर के बाद बोली कि आप ठीक कह रही हैं, मुझे अब वापस जाना चाहिए। अगली सुबह जब मैं उसके कमरे में गई तो वो तकिया रखकर बहुत रो रही थी। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसके मुंह से तकिया हटाया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को जल्दी से उठाया और उसे लेकर अपने गांव के क्लिनिक आ गई। डॉक्टर ने उसको चेक किया और उसे दवा दी। डॉक्टर कहने लगा कि दवा खाने के बाद कुछ देर बाद ही ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर मैंने उसे दवा खिलाई और थोड़ी देर बाद मैंने जब उसकी तबीयत पूछी तो कहने लगी कि अब मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, मेरा दिल अब हर समय बेचैन रहने लगा। मेरी एक ही बेटी है और वो भी हर समय बीमार रहने लगी। ये सोचकर मैं बहुत दुखी हो जाती। अब तो ये रोज ही होने लगा। उसके पेट में बहुत दर्द उठता और मैं उसे क्लिनिक ले जाती। अंदर क्लिनिक में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में 10 मिनट तक उसको चेक करता और वो उसे दवा दे देता। कुछ देर तक वो ठीक हो जाती। मुझे कभी कभी लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर मैंने अपनी सोच को झटक दिया। मेरे पति ने मुझे कहा कि हमारी बेटी की अब शादी की उम्र है, वो हॉस्टल जाना नहीं चाहती और वो आगे पढ़ना भी नहीं चाहती। हम ऐसा करते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। मैं परेशान थी कि अब अपने पति को कैसे बताऊं कि इसकी तो सेहत ही खराब है, अब हर समय उसके पेट में दर्द रहने लगा है। लेकिन मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की और उसकी हाँ में हाँ मिलाई। एक दिन मेरे पति ने मुझे कहा कि उनके दोस्त का बेटा डॉक्टर है, वो हमारे घर रिश्ता लेकर आना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, आप बुला ले रिश्ता देखने के लिए। लड़के की माँ और लड़का आया। हमें लड़का बहुत पसंद आया। उसका शहर में एक घर था, लेकिन वो रिश्ता किसी अच्छी गांव वाली सुलझी हुई लड़की से करना चाहता था, जो उसका घर अच्छे से संभाल सके। और फिर मेरे तो पति उनके दोस्त थे, तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं था और ना ही उन्हें कोई ऐतराज था। हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया और 2 महीने के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। मेरी बेटी एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई। इस बात ने मुझे हैरानी के साथ साथ खुश भी कर दिया। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने अपनी चांद सी प्यारी बेटी को विदा कर दिया। उसके जाने के बाद हमारा घर बहुत वीरान हो गया। मेरी बेटी हमें मिलने के लिए 1 महीने के बाद आती और मेरे पूछने पर वो हमेशा यही कहती कि मैं बहुत खुश हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल को भी सुकून मिल जाता। और फिर एक दिन एक फ़ोन कॉल ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो फ़ोन मेरी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से था। हम लोग जैसे ही अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो मेरी बेटी ने बताया कि मेरी सास सुबह की गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। पूरा मोहल्ला छान मारा, किसी ने भी उसे सुबह से नहीं देखा। हम लोगों ने दोबारा पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन मेरी बेटी की सास कहीं नहीं मिली। मेरे पति ने अपने दोस्तों के जरिए पुलिस में भी कंप्लेन दे दी। पुलिस भी आ गई, लेकिन मेरी बेटी की सास के बारे में कोई भी पता नहीं लगा सका कि आखिर वो कहाँ गई। मेरी बेटी के घर में एकदम से भूचाल आ गया था कि आखिर मेरी बेटी की सास कहाँ जा सकती है। हम लोग तो शाम तक वापस आ गए। मेरी बेटी का पति अपने किसी काम के सिलसिले में विदेश गया हुआ था। 1 महीने के बाद मेरी बेटी का पति भी वापस लौट आया था, लेकिन उसकी सास का कोई अता पता नहीं था। 2 हफ्तों के बाद एक दिन अचानक ही मेरी बेटी शाम के समय अपने कपड़ों का बैग साथ लिए घर आ गई। वो बहुत परेशान थी। मैंने उसे बैठाया, पानी वगैरह पिलाया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो मेरी बेटी ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो उसने मुझे जो बातें बताई उन्हें सुनकर मैं एक बार कांप कर रह गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि सास के गायब हो जाने के बाद मेरा पति विदेश से लौट आया। वो भी बहुत परेशान था।
उसने हर मुमकिन कोशिश की ढूंढने की, लेकिन उसका कहीं पता न चला। मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए शायद वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उसे कहा कि जब से आप आए हैं आपने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की। मेरा पति मुझे कहने लगा कि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मुझे किसी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पति का ये जवाब सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यही मेरा पति है जो मुझसे इतने मीठे शब्दों में बात करता था, अब इस कदर तल्ख शब्दों में बात कर रहा है। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन उसने अपने लबों से कुछ न कहा। कुछ दिन बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे घर में किसी चीज की तैयारी चल रही है। मैं किचन में आई तो मेरी नंद तरह तरह के खाने बना रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, आज इस कदर तैयारियां क्यों हो रही है, तो उसने मुझसे रोब जमाने वाले अंदाज में कहा कि आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं और आप अपने कमरे में ही रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपनी नंद का ये रवैया भी मेरी समझ से बाहर था। मैंने उससे पूछना चाहा कि मैं अपने कमरे में क्यों रहूं, लेकिन उस समय मेरा बहस करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी। मेरा पति और मेरी नंद दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। आज भी मुझे बहुत चक्कर आने लगे और साथ ही उल्टी शुरू हो गई। मैं बहुत घबरा गई। उस समय मेरी नंद मेरे कमरे में मेरे पति को लेकर दाखिल हुई और उसके मुंह से जो बातें निकल रही थी उनको सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे अभी जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अपने ऊपर लगाए जाने वाले इतने घटिया इल्जाम सुनकर तो मैं पागल सी हो जा रही थी। मेरी नंद ने कहा, ये किसका पाप पाल रही है जो इसकी ये हालत हो रही है। मैं चकराते सर के साथ बेड पर बैठ गई। मेरा पति मेरे पास आया और उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे और मुझे कहा कि बता गंदी औरत, तेरे पेट के अंदर किसका पाप पल रहा है। मैं दिल में सोचने लगी कि एक डॉक्टर होकर ये ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं कभी भी उनको नहीं बताऊंगी कि मेरी हालत किस वजह से है। मैं तो पहले से ही चकरा रही थी। थप्पड़ों की वजह से मैं बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था और बाहर से मेहमानों की बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। मैं उठकर दरवाजे तक आई तो बाहर से आवाज़ आई कि हम ये रिश्ता पक्का समझें। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर किसका रिश्ता पक्का किया जा रहा है। रात के समय जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं अपने घर जा सकती हूँ, वो शादी कर रहा है। मैंने अपने पति को कहा कि अब इस घर से मेरी अर्थी ही निकलेगी। ये सुनकर वो आग बबूला हो गया और कहने लगा कि जब पाप कर रही थी तब कुछ याद नहीं आया। मैं एक बार फिर खामोश हो गई। अगले दिन मुझे पता लगा कि लड़की वालों को किसी न किसी तरह से पता लग गया कि मेरा पति शादीशुदा है और उन्होंने शादी से मना कर दिया। मेरे पति ने मुझसे अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरे पति और नंद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। ये जानने के लिए मैंने सोचा कि इसके कमरे में जाकर देखती हूँ। रात को मैं उसके कमरे में गई सोने के लिए। मुझे देखकर वो एक पल के लिए परेशान हो गई तो मैंने उससे कहा कि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में सोने आई हूँ। और मैं जाकर आराम से बेड पर लेट गई। 5 मिनट के बाद मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो वो कमरे के बीच में एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बैठकर कुछ पढ़ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका मानसिक संतुलन खो गया हो। थोड़ी देर के बाद वो मेरे करीब आई। मेरे दिल में डर की एक लहर उठी। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी वो मुझे कुछ कर देगी, लेकिन वो चुपचाप आकर मेरे करीब बैठ गई। उसकी बातें सुनकर मेरे सर पर सातों आसमान आ गिरे और मेरे कदमों तले से जमीन सरक गई। वो मुझे कहने लगी, भाभी तुम कितनी ढीठ इंसान हो। मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें घर से निकालने की, लेकिन तुम निकली ही नहीं। तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं रहा, तुम पूरी तरह से अकेली रह गई हो। अगर खुश मैं नहीं हूं तो रहने तुम्हें भी नहीं दूंगी।
मैंने इतना सब कुछ कर लिया लेकिन तुम फिर भी नहीं निकली। इस घर से तुम्हारे मोबाइल फोन से मैंने तुम्हारे पति को नकली मैसेज भेजे, जिससे उसको पक्का यकीन हो गया कि तुम और मर्द के साथ बातें करती हो। तुम्हारे दूसरे मर्दों के साथ गलत संबंध है। फिर मैंने अपने भाई की दूसरी शादी करवाने का सोचा, उसका रिश्ता भी तय कर लिया और तुम्हारा सरदर्द और उल्टी आना, इन सब ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझे रात को पता चला कि तुम्हें कैंसर है और तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। तो अब मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। और जब इस बात का पता मेरी माँ को पता चला तो वो मुझे रोकना चाहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे बेटे का घर खराब ना हो, और फिर मैंने भी हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ को रास्ते से हटा दिया। मैंने अपनी सगी माँ को ही मार दिया, और इस बात का पता आज तक कभी भी किसी को नहीं लगा। तुमने बहुत गलत किया भाभी, इस घर में आकर मेरे भाई के साथ शादी करके। मैं अपनी दोस्त के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने कहा वो अपनी पसंद की शादी करेगा, और वो तुम्हें पसंद करता था। कुछ साल पहले तुम और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तुम हमेशा फर्स्ट आती और मैं पीछे रह जाती। मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, लेकिन फिर तुम लोग गांव चले गए, और उसके बाद जब तुम शादी करके इस घर में आई, तुम्हें देखते ही मैंने कहा था अब तुम नहीं बचोगी। और देखो, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अपनी नंद की इतनी भयानक बातें सुनकर मैं दंग रह गई। मैं खामोश पड़ी रही। मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरी नंद एक साइको पेशेंट है। बचपन की बातें मुझे तो याद नहीं थी, और उसने तब से ही मेरे लिए अपने दिल में नफरत पाल रखी थी। इस कमरे में आते ही मैंने सबसे पहले काम ये किया कि जिस समय मेरी नंद मेरे पास बेड पर आकर बैठी थी, तो मैंने आंख बचाकर अपने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। और मैंने ये सारी बातें अपने पति को भेज दी। मेरी बेटी की सारी बातों ने मेरे दिल को गम से भर दिया। और उसके बाद फिर मेरी बेटी कहने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको धोखा दिया, और देखें बदले में मुझे भी धोखा मिला है। मेरा पति मुझे कॉलेज के बाहर मिला था, मैं उसे पसंद करने लगी। जब मुझे पता चला वो शहर में रहता है, तो मैंने आपसे जिद की कि मुझे शहर पढ़ना है, और मैं शहर चली गई पढ़ने के लिए। वहाँ मैं रोजाना अपने डॉक्टर पति से मिलती, और फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी। अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने इतने दिनों तक बीमारी का नाटक किया, और जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो क्लिनिक जाने लगी। वहां मैंने देखा कि अंदर क्लिनिक में वही मेरा पति ही बैठा था। वो अपने किसी दोस्त डॉक्टर की जगह पर आया हुआ था। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई, और फिर मैं रोजाना क्लिनिक जाने लगी। मैं रोज अंदर उससे बातें करती। जब आप अंदर आती तो चेकअप का बहाना कर लेते, और फिर जब आपको शक होने लगा तो उसने मुझे कहा कि मैं अब यहाँ ना आया करूं। एक दिन जब वहां गई थी तो वो वहां नहीं था, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चल सका। जब उसने यहाँ रिश्ता भेजा तो मैं हर बीमारी भूल गई और शादी की खुशियों में लग गई। कुछ सालों के बाद मेरे सर में बहुत तेज दर्द उठा, और पेट में भी। पता चला कि मुझे कैंसर है। तब वो काम के सिलसिले में बाहर गया था। जब वो वापस आया तो मैं उसे बताना चाहती थी। उसके व्यवहार की वजह से मैं उसे बता ना सकी। लेकिन माँ देखिए ना, मेरी खुशियों की उम्र कितनी छोटी थी। रात को मुझे पता चला कि मेरी नंद मेरे साथ नफरत की आड़ में ये सब कर चुकी, और मेरे पति ने मेरा यकीन नहीं किया। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी की बातें मेरा दिल चीर रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया, और उसके पापा को मैंने सारी बातें नहीं बताई। अगले दिन सुबह के समय मेरा दामाद आ गया मेरी बेटी को लेने। उसने मुझसे भी माफी मांगी। मेरी बेटी को दुख देने के लिए वो बहुत शर्मिंदा था, और मेरा दामाद मेरी बेटी को वापस ले गया, और मेरी बेटी के पति ने उसका बहुत इलाज करवाया। उसने अपनी बहन को उसके पापों की सजा देने का फैसला किया, और फिर मेरी नंद को पुलिस पकड़ कर ले गई। जेल में उसका बहुत भयानक अंजाम हुआ। वो साइको तो पहले से ही थी दिमागी तौर पर, और अब जिस्मानी तौर पर भी बेबस होकर रह गई। और अब मेरी बेटी खुशगवार जिंदगी गुजार रही है अपने घर में। माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, और ना ही किसी से नफरत करनी चाहिए, वरना ये चीजें जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके
हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।